बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे गोश्त की कंजम्पशन से रिलेटेड। जैसा कि अभी ईद गुजरी है, सो हम बहुत ज़रूरी है कि गोश्त के बारे में बात की जाए। गोश्त जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। प्रोटीन जो हमें गोश्त से मिलती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन है, जिसको हम हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाली प्रोटीन कहते हैं। इसके अलावा इससे हमें हीम आयरन मिलता है। हीम आयरन की एक ऐसी किस्म है जो कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है। और हीम आयरन के अलावा इसके अंदर विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 भी हम जानते हैं कि सिर्फ हमें एनिमल प्रोडक्ट्स से मिलता है, और एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर मीट जो है बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का। विटामिन B12 और हीम आयरन दोनों जो है आपकी बॉडी के अंदर खून बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो इसके अलावा अगर हम बात करें तो गोश्त के अंदर जिंक भी मौजूद होता है, और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि आपकी डाइट का हिस्सा ज़रूर होने चाहिए, जिसको आप निकाल तो नहीं सकते। सो मतलब ये है कि हम गोश्त को अपनी डाइट में से ओमिट तो हरगिज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपने इसको पकाना किस तरह से है और कितनी मिकदार में आपने खाना है, उसके ऊपर भी बात करना बहुत अहम है। अगर मैं इसके पकाने की बात करूं तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप इसकी कुकिंग के लिए मॉइस्ट हीट मेथड्स का इस्तेमाल करें। मतलब शोरबे वाला गोश्त जो है वो अगर आप ड्राई हीट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, उसके इसमें बेहतर है कि आप उसको शोरबे वाला गोश्त खाएं। जैसे बारबेक्यू होता है या ग्रिल किया हुआ आप खाते हैं, तो कभी कभार इसको खाने में ओकेजनली कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब आप गोश्त को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर पकाते हैं या आप गोश्त को बहुत ज़्यादा देर तक कुकिंग करते हैं गोश्त की, तो उसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स बन जाते हैं, ऐसी चीज़ें और ऐसे समझ लें कि केमिकल्स बन जाते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी और बीमारियों के रिस्क को भी बढ़ा देते हैं। जिसके अंदर AGEs जो हैं वो जैसे एक कंपाउंड है जो कि आपकी बहुत सारी बीमारियों का रिस्क जैसे डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है अगर आपकी डाइट के अंदर AGEs का कंजम्पशन ज़्यादा हो। सो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कुकिंग के लिए गोश्त को ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ आग के ऊपर भी गोश्त को ना पकाया जाए, और बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि ज़्यादा टाइम के लिए भी गोश्त जो है वो ना पकाया जाए। लेकिन डेफिनेटली ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा गोश्त का कट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल कुछ जो ऐसे कट्स होते हैं जो जल्दी गल जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो टफ़ कट्स होते हैं जिनको गलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, सो वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। सो अब ये अगर मैं इसकी गोश्त की टेंडरनेस की बात करूँ तो वही बात है कि जब जो एनिमल जितना एज का होगा, अगर जितना ज़्यादा बड़ा एनिमल होगा, एजड एनिमल होगा, तो वो उसका गोश्त है वो ज़्यादा हार्ड होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो जिस्म के वो हिस्से जो कि ज़्यादा मूवमेंट में रहते हैं या ज़्यादा एक्टिविटी में रहते हैं, वो वाले हिस्से जो हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स के वो वाले कट्स थोड़े से टफ़ होते हैं। जैसे अगर हम बकरे की बात करें तो उसके पाए जैसे हम कहते हैं वो मुश्किल से गलते हैं, क्योंकि वो डेफिनेटली ज़्यादा एक्टिविटी में रहते हैं उनके मसल्स। सो वो वाले हिस्से, वो वाले कट्स जो कि ज़्यादा जिनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है या जो एक्टिविटी में रहते हैं, तो वो कट्स जो हैं वो कम टेंडर होते हैं, उनको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और गोश्त के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको प्रॉपर्ली गला के पकाएं, गला के खाएं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सेमी कुक्ड सा अगर आप ले लेंगे या प्रॉपर्ली अगर टेंडर हुआ हुआ गोश्त नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ाएगा, जैसे फूड पॉइजनिंग का बायस बनेगा। और इसके अलावा फूड पॉइजनिंग के अलावा और बहुत सारी फैटल बीमारियां भी जो है वो अगर आप कच्चा गोश्त खाते हैं तो उसकी वजह से हो सकती हैं। उसको अगर आप प्रॉपर्ली गोश्त को कुक करते हैं तो उसके अंदर सैल्मोनेला, ई कोलाई, इस तरह के तमाम बैक्टीरिया जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से गोश्त जो है बैक्टीरिया से फ्री हो जाता है। इसके अलावा बेशक गोश्त को अगर हम जब पकाते हैं तो उसकी ग़िज़ाइयत में थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर आ जाता है, लेकिन ग़िज़ाइयत में फ़र्क के अलावा उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने के लिए, बैक्टीरियाज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको प्रॉपर्ली कुक करके खाएं। देन अगर हम बात करते हैं कि आपको कितनी मिकदार में जो है वो गोश्त खाना चाहिए, तो दिन में 2 से 3 सर्विंग्स जो हैं हम गोश्त की या गोश्त के ऑल्टरनेटिव्स की ले सकते हैं। गोश्त के ऑल्टरनेटिव से मुराद ये है कि अगर आप गोश्त नहीं पसंद करते तो आप क्या चीज़ खा सकते हैं। आप दालें खा सकते हैं, आप चने खा सकते हैं, आप लोबिया खा सकते हैं, इसके अलावा आप नट्स ले सकते हैं, अंडा खा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके मीट के ऑल्टरनेटिव्स हैं। मीट के जैसे हमने दालों के अंदर भी प्रोटीन मौजूद होता है, बेशक वो उसकी क्वालिटी उतनी नहीं होती, उस तरह की नहीं होती जो हमें हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाला प्रोटीन गोश्त से मिल जाता है। तो दालों के अंदर भी हमें ग़िज़ाइयत जो है वो उसके अंदर भी प्रोटीन मौजूद होता है। अब जैसे मैंने भी बताया कि आप गोश्त की 2 से 3 सर्विंग जो है वो खा सकते हैं। एक सर्विंग का क्या मतलब है? एक सर्विंग का मतलब ये है कि एक दफ़ा में आप एक हथेली के साइज़ के जितना गोश्त की बोटी, ठीक है, इसके अलावा या फिर जितना हमारा एक सोप का बार होता है वो, या डेक ऑफ कार्ड्स जिसको हम कहते हैं, जो हम खेलने वाले कार्ड्स होते हैं, उतने साइज़ की एक बोटी जो है वो 3 आउंस की होती है, ठीक है, तकरीबन 90 ग्राम, 85 to 90 ग्राम्स की होती है। वो आप जो है
2 से 3 खा सकते हैं। लेकिन अगर आपने साथ में दालें भी खा रहे हैं और इसके अलावा और चीज़ें भी आप खा रहे हैं जिसमें जो कि मीट के ऑल्टरनेटिव्स में आता है, तो डेफ़िनेटली मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि तमाम चीज़ें जो कि मीट और मीट के ऑल्टरनेटिव्स हैं, इनकी 2 से 3 सर्विंग्स आप रोज़ाना बेसिस पे ले सकते हैं। लेकिन ये तो जनरल रिकमेंडेशन है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हर एक की रिकमेंडेशन, हर एक की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है। किसी को ज़्यादा मीट की ज़रूरत होती है, मीट की नहीं, आई मीन प्रोटीन की साथ ज़रूरत होती है, तो डेफिनेटली उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा होगी, फिर आपको ज़्यादा खाना होगा गोश्त और दालें। सो ये अगर हम रफली बात करते हैं तो 2 से 3 सर्विंग्स ऑफ मीट और या मीट के ऑल्टरनेटिव्स वो आप ले सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि मीट अगर जो लोग गोश्त नहीं पसंद करते तो फिर क्या खा सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मीट अगर नहीं पसंद, जैसे बच्चे आमतौर पे मीट के अंदर बीफ या मटन नहीं खाते तो वो चिकन खा सकते हैं या मछली खा सकते हैं, या अगर वो भी नहीं पसंद तो आप इसके अलावा दालें वगैरह ले सकते हैं। उनसे भी आपको जो है ये ग़िज़ाइयत जो प्रोटीन में जो गोश्त में मौजूद है वो मिल जाएगी। सो कोशिश ये करें कि अगर आपने कभी गोश्त पकाना भी है तो उसको आप इस तरह के मेथड से पकाएं कि आपको बहुत ज़्यादा देर तक ना पकाना पड़े और बहुत ज़्यादा हाई हीट के ऊपर ना पकाना पड़े। सो हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर आपने प्रेशर कुकर में गोश्त पकाया है, उसके अंदर क्योंकि जल्दी पक जाएगा और उसके अंदर पानी भी इस्तेमाल होगा, सो वो हम ये कह सकते हैं कि हो गया, वो ज़्यादा बेहतर मेथड है। लेकिन इसके अलावा अगर आप डीप फ्राइंग करते हैं, डीप फ्राइंग सबसे ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक है गोश्त के लिए। सो आपको डीप फ्राई किया हुआ गोश्त जो है वो नहीं लेना है। या डीप फ्राइंग के अलावा डीप फ्राइंग ना सिर्फ हम गोश्त की बात करें, इनफैक्ट किसी और चीज़ के लिए भी जो है वो डीप फ्राइंग इतनी हेल्दी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर हम ज़्यादा देर तक भी चीज़ को पकाना पड़ता है और हम हायर टेम्परेचर के ऊपर पकाते हैं। तो जब हायर टेम्परेचर के ऊपर पकेगी चीज़ और डेफिनेटली और ऑयल के अंदर जब हम पका रहे हैं तो ऑयल इट्सेल्फ कोई एक हेल्दी चीज़ नहीं है, उसको हमें खुराक के अंदर थोड़ी एहतियात के साथ ही इस्तेमाल करना चाहिए। सो डीप फ्राइंग नहीं जो है वो होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने ये बता दी कि कॉम्पनसेट हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर कोई गोश्त नहीं पसंद करता तो और क्या चीज़ खा सकते हैं। अगर हम इसकी थोड़ी सी हैंडलिंग की बात कर लूँ तो गोश्त की जो प्रॉपर हैंडलिंग है वो बहुत ज़्यादा अहम है। मैं अक्सर ये देखती हूँ कि हमारे यहाँ ख़वातीन और लोग गोश्त को अगर फ्रीज़र में रखा हुआ है उसको बाहर निकाल के जो है वो रख देते हैं कि जी यहाँ पे जो है वो थॉ हो जाएगा, यहाँ पे जो है उसकी बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगी। सो रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर आप गोश्त को रखते हैं वो सबसे ज़्यादा उसके अंदर बैक्टीरिया को पूरा चांस दे रहे हैं कि उसके अंदर ग्रो करें, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो है वो डेंजर जोन में आता है। रूम टेम्परेचर जो है उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो इस टेम्परेचर के अंदर आता है जिसके अंदर बहुत जल्दी जो है बैक्टीरिया और बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। सो आपने कभी भी गोश्त को रूम टेम्परेचर के ऊपर थॉ नहीं करना है। गोश्त को अगर आपने कभी थॉ करना है तो 3 मेथड्स हैं इसके। एक ये है कि आप उसको रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में रख के थॉ कर सकते हैं। आप नीचे प्लेट रखें, उसके ऊपर गोश्त रखें और उसका फ्रिज के अंदर ही जो है वो आहिस्ते से उसकी बर्फ़ पिघल लें। दूसरा मेथड ये आ जाता है कि आप उसको माइक्रोवेव के अंदर कुक करके माइक्रोवेव के अंदर भी थॉ कर सकते हैं। माइक्रोवेव में अक्सर जो है वो ऊपर ऑप्शन होती है थॉ की, तो उसके अंदर आप माइक्रोवेव के अंदर कर सकते हैं उसको थॉ, या फिर आप उसको ठंडे पानी के अंदर थॉ कर सकते हैं। आप किसी भी एक एयर टाइट बैग के अंदर जो है गोश्त को डालें और उसको एक किसी भी डब्बे के अंदर क्या कहना चाहिए कि एक बर्तन में रख दें, पानी ठंडे पानी के अंदर उसको भिगो दें। हर आधे घंटे के बाद आप उसका पानी चेंज करें ताकि पानी जो है वो ठंडा ही रहे। आपने कभी भी गर्म पानी के अंदर जो है वो गोश्त को थॉ नहीं करना है, क्योंकि जब तक गोश्त है वो फ्रीज़र में रहता है वो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है या और भी अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो वो एक डॉर्मेंट कंडीशन में रहते हैं, मतलब वो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। जैसा ही आप उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर लेकर आते हैं तो वो सारे बैक्टीरिया जो हैं वो दोबारा से एक्टिव हो जाते हैं। सो एक्टिव होने के बाद अगर आप उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट देंगे कि वो ग्रो भी करे तो डेफिनेटली आपको बीमार करेगा। सो आपने कभी भी उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर थॉ नहीं होने देना है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो आपने फ्रीज़र के अंदर अगर गोश्त को रखना है तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का टेम्परेचर आपके फ्रीज़र का होना चाहिए अगर आपने गोश्त को फ्रीज़ करके रखना है। देन अगर फ्रीज़ आपने करना है तो कोशिश ये करें कि गोश्त का सबसे नीचे वाला आपका हिस्सा होता है, कंपार्टमेंट होता है, उसके अंदर गोश्त को रखें ताकि अगर गोश्त कभी इन केस पिघल भी जाए, उसके अंदर से जो ड्रिप निकलता है वो आपके फ्रीज़र के अंदर बाकी मौजूद जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ना गिरे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर ग्रो ना करें, क्योंकि गोश्त से क्रॉस कंटामिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्रॉस कंटामिनेशन का मतलब ये है कि आपने एक तरफ गोश्त रखा, दूसरी तरफ आप सब्जियां रखी हुई हैं और आप उसको दोनों चीज़ों को इकट्ठे ही अगर हैंडलिंग करें दोनों चीज़ों की, डेफिनेटली उधर का बैक्टीरिया उधर और इस तरह से आप क्रॉस कंटामिनेशन करेंगे। तो क्रॉस कंटामिनेशन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप गोश्त को जो है सबसे नीचे रखें ताकि उसके अंदर से अगर ड्रिप या कोई जूसेस निकलने हैं गोश्त के तो बाकी चीज़ों के ऊपर जाके ना पड़ें। दूसरी चीज़ यह आ जाती है कि
आपने जब गोश्त को कट करना है या किसी भी तरह से आपने उसकी हैंडलिंग करनी है, तो उसका जो कटिंग बोर्ड है वो सेपरेट रखें। अगर आपने सेपरेट नहीं भी रखना, तो अगर उसके ऊपर आपने बाद में सब्जियां वगैरह काटनी है तो उसको अच्छी तरह से प्रॉपर्ली वॉश करें, क्योंकि वही बात आ जाती है कि क्रॉस कंटामिनेशन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसका कटिंग बोर्ड यहाँ सेपरेट रखें, प्रॉपर्ली वॉश करें। जब भी आपने गोश्त को हैंडलिंग की है, गोश्त को उसके बाद अपने प्रॉपर्ली हाथ 20 सेकेंड तक ज़रूर धोएं, और उसके बाद ही आप किसी और अपनी सब्जियाँ और चीज़ को आपने टच करना है तो करें। अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने गोश्त को फ्रीज़ करना है, जैसे कि मैंने भी बताया कि फ्रीज़ आप कर सकते हैं, और अगर आपका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रख सकते हैं, आपका लाइट का इशू नहीं है, जैसे कि हमारे यहाँ थोड़ा सा इशू हो जाता है लोड शेडिंग का कभी, कि टेम्परेचर कभी लाइट आ रही है जा रही है, उसकी वजह से क्या होता है कि गोश्त के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। सो आपने अगर टेम्परेचर उसका मेंटेन करके रख सकते हैं, अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर या इससे लो का टेम्परेचर आप मेंटेन करके रख सकते हैं फ्रीज़र का, तो आपका गोश्त ठीक है। लेकिन अगर वो बार बार टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा तो डेफिनेटली उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होगी। सो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो गोश्त है किन लोगों को नहीं लेना है, जैसा कि मुझे आपको ये पता है कि गोश्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर जो फ़ैट मौजूद है वो सैचुरेटेड फ़ैट मौजूद है। सैचुरेटेड फ़ैट जो है वो आमतौर पे हार्ट पेशेंट्स के लिए या और पेशेंट्स के लिए रिकमेंड नहीं, उसकी लिमिटेड अमाउंट जो है वो लेनी चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि गोश्त को किन को ज़रा एहतियात के साथ लेना चाहिए, तो हमें पता है कि गोश्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, और इसके अंदर जो फ़ैट मौजूद है बहुत ज़्यादा मकदार में सैचुरेटेड फ़ैट मौजूद है, और सैचुरेटेड फ़ैट जो है वो आमतौर पे हार्ट के पेशेंट्स को थोड़ा सा लिमिटेड मकदार में लेने के लिए कहा जाता है। सो कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा है या जिनको हार्ट का कोई मसला है, उनको एहतियात के साथ जो है गोश्त इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने अपनी डाइट में से रेड मीट बिल्कुल भी निकाल देना है, लेकिन जो उसका पोर्शन साइज़ है कि आपने कितना खा सकते हैं उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा रहता है तो उसके लिए भी आपको ज़रा केयरफुल होना पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों को किडनी का कोई मसला है, उनको भी थोड़ा एहतियात के साथ जो है गोश्त को लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी खुराक में से बिल्कुल ही आप गोश्त निकाल देना, लेकिन डेफिनेटली अगर आपको कोई मसला है, इस तरह के इश्यूज़ हैं, तो उनके अंदर हमें थोड़ा सा लिमिटेड रखना पड़ता है अपनी डाइट को। तो उसके अंदर ये है कि आप अपनी न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें या अपनी डाइटिशियन को कंसल्ट करें, जो कि आपको बता सके कि आप कितने मिकदार में गोश्त का इस्तेमाल करें। ये हमने थोड़ी सी बात कर ली गोश्त के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें काइंडली ज़रूर बताइएगा, फ़ीडबैक अपने दे सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।